दोस्तों, एक 18 साल का लड़का किसी लड़की के केस में बुरी तरीके से फंस जाता है। अब जो थाने का इंस्पेक्टर होता है, उस लड़के को केस से बचाने के लिए उसकी मां और उस लड़के की छोटी बहन से सौदेबाजी करता है, जिसके तहत वो एक बहुत ही अमानवीय और शर्मनाक घटना को अंजाम देता है। सौदेबाजी के तहत उस लड़के की बहन को इंस्पेक्टर के कमरे तक पहुंचा दिया जाता है। दोस्तों, एक बहुत ही हैरान कर देने वाली अनोखी कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है तेलंगाना के जतियाल जिले की एक महिला जिसका नाम रेवती होता है। रेवती 2 बच्चों की माँ थी, एक 18 साल का बेटा और एक 17 साल की उसकी बेटी थी। बेटे का नाम शिवाय और बेटी का नाम अवंतिका होता है। पति की मौत हो चुकी थी। रेवती मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालती थी। वो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी। यह है कि जो उसका बेटा था वो 8वीं 9वीं तक पढ़ा था और जो उसकी बेटी अवंतिका थी वो भी 2री या 3री क्लास तक पढ़ी थी। यानी बहुत ही साधारण बैकग्राउंड से ये लोग बिलोंग करते थे। अचानक से एक दिन जनवरी 2026 का महीना था कि एक लड़की रहस्यमय तरीके से उस इलाके से गायब हो जाती है। वो लड़की जो है 21-22 साल की थी, उसका नाम हर्षिता होता है। जब वो गायब हो गई तो उसके माता पिता थाने पे आते हैं, कंप्लेन दर्ज करवाते हैं और जो है हर्षिता को ढूंढने का दबाव बनता है। पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगा देती है, लेकिन हर्षिता का कहीं कोई पता नहीं चलता है। अब पुलिस जो है वो हर्षिता के माता पिता के पास जाती है, उनसे पूछताछ करती है कि उसका किसी से कोई संपर्क था, किसी से मिलती जुलती थी या क्या था, ऐसा किसी पे कोई शक है। वो लोग कहते हैं कि ऐसा तो कोई शक हमें किसी पर नहीं है। उसके बाद पुलिस उसके माता पिता का जो फ़ोन होता है, हर्षिता के माता पिता का फ़ोन, वो है जांच करवाती है, क्योंकि हर्षिता के पास कोई फ़ोन नहीं था। जब दोस्तों फ़ोन की कॉल रिकॉर्डिंग निकाली जाती है, CDR निकाला जाता है और उसके बाद जो रिजल्ट सामने आता है वाकई में चौंकाने वाला होता है। क्योंकि जो हर्षिता थी वो पिछले कुछ दिनों से, यानी कि पिछले 1-2 सालों से कई लोगों के संपर्क में थी, कई लोगों से बातचीत कर रही थी। उसी में जो शिवाय होता है, रेवती का बेटा 18 साल का, वो भी उन्हीं लोगों में शामिल था, बातचीत करने वाले लोगों में। अब पुलिस जो है उन तक पहुंचती है जो जो लोग बातचीत कर रहे थे। ना सिर्फ शिवाय था, उसके और भी कई दोस्त थे जिनसे वो सबसे बात करती थी और दोस्त समझते थे कि ये सिर्फ मुझसे बात करती है, मतलब वो दूसरे टाइप की लड़की थी। अब सारे परिवार के घर पर पुलिस दस्तक देती है, सबके लड़कों को उठाती है। सारी की उम्र वही 18 से 20 साल के आसपास की थी और इधर जो है लड़की रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी, उसका पता नहीं चल रहा था। जैसे जैसे दिन बीतता गया, 1 हफ्ते बीता, 10 दिन बीता, तो पुलिस को इसमें शक होता है कि इन्हीं लड़कों ने उसकी कुछ किडनैपिंग करके उसके साथ कुछ कर दिया है, कहीं मार मूर के फेंक दिया है। अब जब ज़्यादा दबाव बनता है तो दोस्तों अब जो कुछ लड़कों के माता पिता थे वो पुलिस से समझौता करते हैं, चाहे जिस तरीके का समझौता होता है, लेन देन का या जो भी हो। धीरे धीरे करके एक एक नाम जो है केस से हटता जाता है। सारे जो लड़के थे उनका नाम केस से हट गया। जो भी शिवाय के दोस्त थे, 4-5 लोग थे, शिवाय का नाम इसमें अकेले रह जाता है। अब दोस्तों पुलिस शिवाय के घर पहुंचती है और रेवती से डिमांड करती है, समझौता करती है कुछ लेन देन की, पैसों की। लेकिन रेवती, जिसके कि दोस्तों खाने के लाले पड़े थे, घर में कुछ नहीं था, किसी तरीके से मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालती थी, वो कहती है कि साहब हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम क्या करें, मेरा बेटा निर्दोष है। पुलिस उसे डांटती है कि वो निर्दोष है या दोषी है, ये फैसला करना हमारा काम है। उसे दोस्तों घर से उठा लेती है और उसके बाद थाने में ले जाकर बंद कर देती है। कहती है शाम तक पैसे पहुंच जाने चाहिए, लेकिन उसके पास तो थे ही नहीं, वो दे कहाँ से। और उसके बाद फिर पुलिस शाम को जाती है, एक इंस्पेक्टर जिसका नाम शेखर होता है, शेखर, और एक होमगार्ड जिसका नाम सत्या होता है, और भी कई लोग जाते हैं, रेवती से बातचीत करते हैं, बात बनती नहीं। रेवती रोने गिड़गिड़ाने लगती है, उनका जो है वो पैर पकड़ लेती है
इंस्पेक्टर साहब का। वो उससे जाकर अकेले में बात करते हैं। इधर जो और पुलिसकर्मी थे वो बाहर खड़े थे, बातचीत कर ही रहे थे कि तभी जो अवंतिका थी दोस्तों वो आती है वहाँ पर। और जब शेखर की नज़र अवंतिका पर पड़ती है तो दोस्तों वो उसे ऊपर नीचे निहारने लगता है और उसका जो लहजा था वो और सख्त हो जाता है। अब दोस्तों जो शेखर था वो रेवती से कहता है कि अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे बेटे को सारी उम्र जेल में सड़ा सकता हूँ, लेकिन अगर तुम चाहो मेरी बात मान लो तो तुम्हारा बेटा हंसते हुए तुम्हारे पास आ जाएगा। वो दोस्तों आशा भरी निगाहों से देखने लगती है, पैर पकड़ लेती, कहती साहब मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, वही मेरा एकमात्र सहारा है। अब दोस्तों जब रेवती उससे रोती है, गिड़गिड़ाती है, तो शेखर कहता है ठीक है, ये तुम्हारी बेटी को अंदर भेज दो, अकेले में बात करनी है। वो उसे अंदर भेज देती है, चली जाती है। इंस्पेक्टर उससे कहता है कि अगर तुम एक दिन के लिए अपनी उस बेटी को थाने पर भेज दो, मेरे क्वार्टर पर, तो फिर तुम्हारा बेटा जो है छूट जाएगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब दोस्तों इतना सुनते ही रेवती के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहती है साहब रहम कीजिए, आप ऐसी बात मत कीजिए और मेरी जो है आप बेटी को बख्श दीजिए। लेकिन जो इंस्पेक्टर था, शेखर था, वो ज़्यादा बात करने के मूड में था नहीं। वो बोलता है कि मैं ज़्यादा बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो मुझे शाम तक सोच कर बता देना, तुम्हारा जैसा भी फैसला आएगा वैसा मैं निर्णय लूँगा। और हाँ, अगर कहीं जाने की कोशिश की, क्योंकि उसे उम्मीद भी था कि ये गांव के लोग हैं, कहाँ जाएंगे, कहीं तो जाने की इनकी हिम्मत है नहीं। ऊपर से वो धमकी भी दे देता है कि अगर एक और कहीं जाओगी तो फिर सोच लो कि हमसे बुरा कोई नहीं होगा, अंजाम तो तुम जानती हो। इतना कहने के बाद वो अपना नंबर देता है कि शाम तक का वक्त है, मुझे कॉल कर देना, या फिर उसका नंबर ले लेता है। रेवती के पास एक छोटा सा नंबर था, छोटा सा मोबाइल था, चला जाता है। लेकिन जैसे ही 2 घंटे बीतते हैं, शेखर को बर्दाश्त नहीं होता, वो रेवती के फ़ोन पर फ़ोन कर देता है। कहता है कि क्या सोचा है, बेटा चाहिए या नहीं चाहिए। अब ये कहती है कि साहब बेटा तो मुझे चाहिए। तो कहता है कि ठीक है, फिर शाम को कोई जाएगा तुम्हारे घर पे रात के 8 बजे, और तुम जो है अवंतिका को भेज देना। इतना कहकर दोस्तों वो फ़ोन काट देता है। और उसके बाद रेवती तो परेशान हो जाती है। जैसे ही शाम होती है, रात होती है, वो होमगार्ड एक जो सत्या होता है उसे बुलाता है शेखर अपने पास। कहता ऐसा है कि रेवती के घर जाना है और वहाँ पर जो उसकी बेटी है अवंतिका, उसको बाइक पर बिठाकर मेरे पास ले आओ, मेरे क्वार्टर पर। सत्या दोस्तों अब वो हुक्म का गुलाम था, होमगार्ड था, सवाल जवाब तो कुछ कर नहीं सकता था हुक्म का गुलाम। वो कहता है ठीक है साहब, बाइक उठाता है और जाता है, रेवती के घर पे पहुंचता है, आवाज़ लगाता है। रेवती घर में से बाहर आती है। सत्या कहता है कि ऐसा है कि इंस्पेक्टर साहब से आपकी कुछ बात हुई थी, तो मैं उसी लिए आया हूँ। अब इतना सुनते ही वो फूट फूट कर रोने लगती है, कहती है रहम करो, और मैंने हाँ में तो जवाब नहीं दिया था, ऐसे आप लोग ज़बरदस्ती मत करो, मेरे साथ बख्श दो मुझे, मेरी बेटी को। तो अब दोस्तों इतना वो कह रही थी, रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी कि तभी अंदर से अवंतिका आ जाती है। अवंतिका को इन सब बारे में पता नहीं था कि क्या सौदेबाजी हो रही है, इंस्पेक्टर किस चीज़ का दबाव बना रहा है। वो आती अपने माँ को चुप करवाने लगती है, क्या हुआ, और सत्यम से पूछती है, सत्या से कि क्या हुआ साहब। अब दोस्तों जब वो अवंतिका को देखता है, उसकी माँ को देखता है, दोनों परेशान, दोनों रो रही थीं, तो उसे तरस आ जाता है, दया आ जाती है। वो रेवती से कहता है कि देखो ऐसा है, घबराइए मत, और मुझे पता है कि वो किस लिए बुलाया है, लेकिन आप जो है जब तक यहाँ पर तुम लोग रहोगे तब तक वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, इसीलिए बेहतर होगा कि ये घर छोड़कर कहीं भाग जाओ। अब उसे थोड़ी सी उम्मीद की किरण नज़र आती है। वो कहती है कि ठीक है साहब, लेकिन मेरे बेटे का क्या होगा। कहता है कि ठीक है, मैं उसका कुछ उपाय करता हूँ। और उसके बाद रेवती में
और सत्या में कुछ बातें होती हैं। वो दोनों कुछ बात करते हैं, सत्या उसे समझाता है और उसके बाद वो खाली हाथ वहाँ से लौट आता है। आने के बाद इंस्पेक्टर साहब के इधर मन में लड्डू फूट रहे थे शेखर के। जैसे उसको खाली हाथ देखता है, कहता क्या हुआ? तो कहता है साहब उसने तो आने से मना कर दिया और वो कह रही है कि मैं इंस्पेक्टर साहब को बोल देना मुझ पर दया करेंगे, मुझसे बात कर लेंगे। इससे ज़्यादा उसने कुछ कहा नहीं। और जो उसकी बेटी थी वो भी घर पे नहीं थी, पता नहीं कहाँ थी, छुपा रखा था। अब ये बौखला जाता है दोस्तों, तुरंत फ़ोन करता है जो शेखर था। कहता है कि हाँ क्या हुआ, क्यों नहीं भेजा? वो कहती है साहब आज माफ़ कर दीजिए, मैं कल भेज दूंगी। वो कहता है कि बेटे की सलामती चाहती कि नहीं चाहती है, अभी चल के लॉकअप में उसकी हड्डी तोड़ता हूँ। दोस्तों उसको 2 दिन से बंद कर रखा था। वो रोती है, गिड़गिड़ाती है, कहती है साहब बस आज के दिन माफ़ कर दो, मैं कल पक्का जो है भेज दूंगी। बहुत लंबी बातचीत होती है। किसी तरीके से जो शेखर था वो मान जाता है, कहता है ठीक है, लेकिन अगर कल तुम बात नहीं मानी तो परसों अपने बेटे को तुम पाओगी नहीं, उसका मरा हुआ मुंह देखोगी। अब दोस्तों इतना कहकर जो है वो फ़ोन कट जाता है। तो अगला दिन हुआ, रात हो गए और इंस्पेक्टर उस पल का इंतजार कर रहा था शेखर कि कब जो है उसका काम हो। जैसे ही 8 बजते हैं फिर वो सत्या को आवाज़ लगाता है कि ऐसा है जाओ, और आज उसने भेजने को बोला है, उसको लिवा लाओ। दोस्तों वो जाता है वहाँ पर और जो अवंतिका थी वो आने के लिए तैयार हो जाती है, उसे बाइक पर बिठाता है। जब वो आ रही थी तो रेवती जो है उससे हाथ जोड़ रही थी, कहती है कि देख लेना मुझे आप पर भरोसा है। वो कहता है कोई बात नहीं, चिंता मत करो, और जितना जब तक मेरी सांस चलेगी मैं तो इसकी रक्षा सुरक्षा करूँगा ही। वो लेकर दोस्तों आता है और इंस्पेक्टर के कमरे पे पहुंचा देता है। शेखर जो है उसके साथ दरवाज़ा जैसे ही अंदर से बंद किया, आधा मिनट बीते होंगे, तभी दरवाजे पर दस्तक होने लगती है, ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटा जाने लगता है। वो कहता है अरे कौन है, क्या हो गया? तो सत्यम जो है वो गेट के बाहर से बोलता है कि सर जी जो है सीओ साहब आए हैं, एसपी साहब आए हैं। अब दोस्तों इतना सुनते ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब इधर से जो साहब लोग थे वो बोले कि दरवाज़ा खोल दो, हम बाहर ही खड़े हैं। वो दोस्तों दरवाज़ा खोल देता है, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही वो पैरों पर गिर पड़ता है, कहता है कि मुझे फंसाया जा रहा है और सब लोग मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। पहले से वो सब कुछ वहाँ पर बकने लगता है, लेकिन जो एसपी साहब थे सारी कॉल रिकॉर्डिंग जो था रेवती के साथ उसकी जो बात हुई थी उस दिन जब वहाँ से सत्या अकेले आया था, दोस्तों सारा कुछ प्लान उसी ने बनाया था, सत्यम ने। उसने जो है रेवती के पास कॉल रिकॉर्डिंग वाला मोबाइल नहीं था, अपना मोबाइल उसने उसको दिया था कि ये लो, जैसे ही अभी मैं जाऊंगा और उनसे बोलूँगा कि फ़ोन करके बात कर लो, जैसे वो फ़ोन करेगा तुम सारी बात ऐसे ऐसे रिकॉर्ड कर लेना। और दोस्तों करीब 10 मिनट की बातें उसमें रिकॉर्ड हो चुकी थी। और जब रिकॉर्डिंग उसके सामने चलाई जाती है तो दोस्तों अब उसके आगे तो उसका कोई जवाब नहीं था। फिलहाल जो अवंतिका थी उसे सकुशल वहाँ से बरामद किया जाता है और जो शेखर था उसे सस्पेंड किया जाता, हिरासत में भेज दिया जाता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर वो हर्षिता कहाँ गई, उसका क्या हुआ? तो दोस्तों जो हर्षिता थी उसका भी पता बहुत पहले लग चुका था। जैसे ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन इसका करती है और जब उसके माता पिता का फ़ोन सारा कुछ खंगालती है, रिकॉर्ड निकालती है और माता पिता से पूछती है हर्षिता के कि ये सारे लोग कौन हैं, किनसे तुम लोग बात करते हो, तो वो सीधा कहते हैं कि साहब हम तो किसी से बात नहीं करते। और पुलिस कहती है फिर ये तुम्हारी बेटी करती होगी, तो उसके माता पिता कहते हैं कि हाँ साहब करती होगी, क्योंकि फ़ोन ज़्यादातर वो अपने पास ही रखती है, अपने पास रखती थी। उसके बाद पुलिस जब एक एक लोगों तक पहुंचती है उस मोबाइल रिकॉर्ड के आधार पर, कॉल रिकॉर्ड के आधार पर,
तो इसमें शिवाय और दोस्तों के अलावा भी 2-3 लोग ऐसे थे जिनसे वो बात किया करती थी, और उन्हीं लोगों में से एक के साथ वो वहाँ से भाग चुकी थी। पुलिस जब उसके पास पहुँचती है तो वहाँ पर वो पाई जाती है उस शख्स के साथ, और उसके बाद वहाँ पर वो शादी भी कर चुकी थी। वो कहती है कि मैं रहूँगी तो इन्हीं के साथ रहूँगी, मैं बालिग हूँ, अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ, अब मैं नहीं जाऊँगी। तो कहते हैं कि फिर इतने लोगों से क्यों बात कर रही थी? वो कहती है अब मैं जो भी कर रही थी वो सब मैं नहीं जानती, फिलहाल मैं इन्हीं के साथ रहूँगी। अब वहीं पर ये मामला रफा दफा हो जाता है। हर्षिता के माता पिता और हर्षिता जिस शख्स के साथ गई थी, इनके बीच पुलिस समझौता करवा देती है। कुछ मुआवजा जो है वो शख्स हर्षिता के माता पिता को देता है, उनसे जो है यूँ कहे पीछा छुड़ाने के लिए या फिर उनकी रजामंदी के लिए, और शेखर जो है ये सारा कुछ करवाता है। लेकिन शेखर जो है उन लोगों से कह देता है कि ठीक है, हम तो तुम्हें छोड़ देते हैं, तुम रहो आराम से, लेकिन वहाँ पर दिखाई भी मत देना 1 साल तक, किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि तुम लोग हो कहाँ पर। क्योंकि दोस्तों उसके दिमाग में जो है शैतानी आइडिया आ जाता है, कितने सारे लोग जो फंसे हैं, जो भी लड़के बात कर रहे थे, अब उनको पकड़ा जाए और उनसे जो है डरा धमका कर पैसे वसूले जाएं, और फिर वो आकर एक एक करके सबको पकड़ता है, जितना भी जो दे सकता था उससे लेता है, नाम काटता है। और शिवाय को दोस्तों जब वो पकड़ता है तो रेवती के पास तो उसके पास तो पैसे थे नहीं, ऊपर से जब उसकी नज़र अवंतिका पे पड़ती है तो दोस्तों वो जो है उसकी नीयत वहाँ पर बदल जाती है, और वो अवंतिका को हासिल करने की वहाँ पर साजिश रचता है। लेकिन दोस्तों जो सत्यम था, होमगार्ड था, वो उसका ज़मीर जिंदा था, भले उसका पद छोटा था, लेकिन उसका दिल बड़ा था। उसे अवंतिका और उसकी माँ पर दया आ जाती है, और इस तरीके से वो अपना फ़ोन भी देता है, रिकॉर्ड भी करवाता है बात, और अगले दिन सुबह सुबह ड्यूटी आने से पहले वो जाता है रेवती के घर। रेवती को लेकर, अवंतिका को लेकर सीधा एसपी ऑफिस पहुंचता है, वहां पर ये सारी रिकॉर्डिंग सुनाता है, और वहीं ऑफिस पर ही ये सारा कुछ प्लान बनता है कि कैसे शेखर को पकड़ा जाए। और अंत में शेखर को उस हालत में पकड़ा जाता है कि जहां से उसे पक्के सबूत मिल जाते हैं पुलिस विभाग को। तो इस तरीके से जो है अवंतिका बचती है, उसका जो भाई था उसे लॉकअप से छुट्टी मिलती है। लेकिन दोस्तों ना तो हर किसी की किस्मत ऐसे होती है, और ना ही हर शख्स सत्यम जैसा होता है। फिलहाल ये रही कहानी दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं, और इसी प्रकार की कहानी को लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।